अरमान रिद्धिमा के कमरे में झांका तो पाया वह कोई किताब पढ़ने में बिजी थी। वो वहीं से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिद्धिमा किताब साइड में रखती हुई बोली, आइए ना। अरमान अंदर आया और सोफे पर बैठता हुआ बोला, क्या पढ़ रही हो? रिद्धिमा बस थोड़ा मुस्कुराई और किताब बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरमान ने देखा ये उन किताबों में से था जो डॉक्टर शशांक ने जाने से पहले उसे दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी? रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा। अरमान बोला, असल में श्रेया घोषल का प्रोग्राम है, मुझे 2 पास मिले हैं तो सोचा। रिद्धिमा को लगा पूछे कि निकिता को छोड़कर उसे क्यों, पर उसे अरमान की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें संगीत पसंद नहीं क्या? रिद्धिमा बोल उठी, मुझे संगीत बहुत पसंद है, मेरी मम्मा क्लासिकल सिंगर थीं। अरमान बोला, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे हूँ। रिद्धिमा उत्फुल्लित हो गई, पर तभी उसे विवेक का चेहरा याद आ गया और आतंकित स्वर में बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरमान समझ गया उसे बाहर जाने से क्यों डर लग रहा है। उसके दिल में एक दर्द सा उठा। उसकी सोचनीय हालत देखकर वह रिद्धिमा की ओर देखकर दृढ़ स्वर में बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चलो तैयार हो जाओ, वरना हम लेट हो जाएंगे। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया। अरमान मुस्कुराकर बाहर जाने लगा, तभी उसकी तरफ मुड़ा और हाथ में उसके जो पैकेट था वो देते हुए बोला, इसमें नए ड्रेसेस हैं, तुम पर अच्छा लगेगा। रिद्धिमा के होंठ अनजाने में ही मुस्कुरा उठे। कुछ ही देर में वह तैयार होकर नीचे आई तो देखा अरमान अपनी कार के पास खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। पर रिद्धिमा को देखते ही जैसे उसकी आंखें उस पर ही जैसे जम गईं। रिद्धिमा उसे अपनी ओर देखते हुए जल्दी से नजरें नीचे करती हुई बोली, चलिए। अरमान जैसे किसी और दुनिया से बाहर आया। वह मुस्कुराता हुआ कार का गेट खोला और रिद्धिमा को आगे बैठने का इशारा किया। रिद्धिमा सकुचाते हुए बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरमान चुपचाप कार चला रहा था और रिद्धिमा उस गाने में खोई थी जो अरमान का पसंदीदा था। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था, एक दफा फिर से जिंदा ये हुआ था। नजर जो आया तो जीना आया, नजर से फिर क्यों तू गुम हो गया पल में ही। रिद्धिमा गाने में खोती हुई मन सोची, तुमने देर कर दी है रिद्धिमा। कोई किसी के लिए जिंदगी भर इंतजार नहीं करता, और तुझ जैसी बेवकूफ के लिए तो कभी नहीं। उसने सुना, अरमान कह रहा था, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सच है, इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए हजारों साल इंतजार कर सकता है। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद दोनों वापस लौट रहे थे। रिद्धिमा के लिए आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और अरमान के साथ बिताए पल सबसे खूबसूरत पल। अरमान आज बहुत अच्छे मूड में था और श्रेया के गाने को गुनगुना रहा था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रिद्धिमा के दिल में जैसे दर्द का गुबार फूट रहा था। उसे लग रहा था कि अरमान उसे सुनाने के लिए ही गा रहा है। उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे अरमान का घर और सब कुछ छोड़कर जाना है। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे और बाहर देखने लगी। कुछ देर में उसका ध्यान टूटा अरमान के बुलाने से। वह कह रहा था, रिद्धिमा, कुछ जरूरी बातें बतानी है तुम्हें। रिद्धिमा ने उसकी तरफ एक बार देखा और नजरें झुकाते हुए बोली, जी कहिए। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, बुरा मत मानना रिद्धिमा, बताना जरूरी है। अगले हफ्ते मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। उसने बात अधूरी छोड़ दी और एक बार रिद्धिमा की ओर देखा तो रिद्धिमा की तो जैसे जहान ही लुट गया। अब तक वह कितनी खुश थी। उसे लग रहा था मानो दुनिया मिल गई है, और अचानक जैसे सारी दुनिया अंधेरी हो गई। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैं चली जाऊंगी। अरमान बोला, तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं पहुंचा दूंगा। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसके आंसू अरमान को दिख गए। वह जल्दी से बोला, डरो मत रिद्धिमा, मैं तुम्हें जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ओके ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अरमान सुबह उठकर तैयार हुआ और नाश्ता करने के बाद सीधा गार्डन में आया, क्योंकि उसे पता था कि रिद्धिमा वहीं होगी। कुछ दिनों से अरमान को हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती थी, इसलिए रिद्धिमा कुत्तों को खिलाने और नहलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसने देखा रिद्धिमा उन्हें बड़े प्यार से खिला रही थी और साथ ही बातें भी करती जा रही थी, और वो इस तरह सुन रहे थे मानो सब समझ रहे हों। अरमान को देखकर उसका सबसे प्यारा कुत्ता ब्रीजर दौड़ता हुआ आया और उसके पैर से लिपट गया। रिद्धिमा उसे देखते हुए बोली, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको बिना देखे बहुत उदास हो जाते हैं बेचारे। अरमान हंसता हुआ बोला, ये सब बच्चे थे तब पापा और मैं लाए थे इन्हें। मम्मा तो बहुत डांटती थी मुझे और कहती थी, ऐसी लड़की से शादी करना जिसे कुत्ता पसंद हो। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, अर्जेंट है, बाय। कहता हुआ वह निकल गया और रिद्धिमा वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई।
उसे लगा जानबूझकर अरमान ने यह बातें कही। अरमान कैंटीन में आया और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर कोने की सीट पर बैठ गया। मुस्कान, जो राहुल और निक्की के साथ बैठी थी, फुसफुसाई, अरमान परेशान दिख रहा है। राहुल बोला, हाँ, पर तू मत जा उसके पास, वो और भी परेशान हो जाएगा। मुस्कान उसे घूरते हुए बोली, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू जा और पूछ क्या हुआ। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और अरमान के पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ अरमान? अरमान बोला, पूछ क्यों रहा है, बैठना। राहुल कुछ देर चुप रहा, पर मुस्कान के दूर से बार बार इशारा करने से बोला, तू परेशान दिख रहा है, कोई बात है? अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मम्मा पापा वापस आ रहे हैं और रिद्धिमा कुछ बता नहीं रही है, उसे कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा। राहुल बोला, एक काम कर, डॉक्टर शशांक से कांटेक्ट कर और वहाँ छोड़ आ। अरमान ने जवाब दिया, मैं वो भी कर चुका हूँ राहुल, पर उनका सीधा जवाब था कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रिद्धिमा को ना बताया जाए कि वो कहाँ है। अगर रिद्धिमा पूछे तो मैं कह दूँ कि वो जिंदा नहीं है। अब तू बता मैं क्या करूँ? राहुल बोला, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर बेटी है उनकी। अरमान बोला, यार अब मैं उनसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकता। अभी सोच रहा हूँ कि आखिर उसे कहाँ रखूँ। उसे पीछे से मुस्कान की आवाज़ सुनाई दी, वैसे तो अब मैं तेरी दोस्त नहीं रही और रिद्धिमा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर मानवता की खातिर उसे कुछ दिन के लिए रख सकती हूँ। क्या कहती है निक्की? निक्की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर अरमान थोड़ी नाराजगी भरा चेहरा लेकर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि रिद्धिमा को कोई बोझ समझे, मैं कुछ उपाय कर लूंगा। इतना सुनते ही मुस्कान गुस्से से चिल्ला उठी, बहुत हुआ तेरा नाटक, मुझे अब ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं कुछ बुरा कर जाऊंगी। राहुल उदास चेहरा बनाता हुआ बोला, मान जा अरमान, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। जहर वहर पी लिया तो मैं शादी से पहले ही बिना पत्नी के हो जाऊंगा। अरमान दूसरी तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है, पर राहुल, तू मुस्कान से कह दे कि वो रिद्धिमा से ऐसी वैसी कोई बात ना करे। राहुल के कुछ कहने से पहले ही मुस्कान चिल्लाई, राहुल को क्यों बोल रहा है, मुझसे सीधी बात कर तू। वादा करती हूँ मैं तेरी रिद्धिमा से कुछ नहीं पूछूंगी, अब खुश है ना? अरमान मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा मत किया कर, जल्दी बुढ़ी हो जाएगी। मुस्कान ने मुंह बिचकाया और वहां से चली गई। अरमान राहुल के से हाथ मिलाते हुए बोला, तेरी तरकीब काम कर गया राहुल, थैंक यू। वैसे मैं और ज़्यादा दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात किए बिना नहीं रह पाता। राहुल हंसता हुआ बोला, वैसे दिल की बड़ी अच्छी है, सिर्फ गुस्सा नाक पर रहता है। अरमान और निक्की हंस पड़े। जब अरमान ने रिद्धिमा को इन्फॉर्म किया कि उसे मुस्कान के साथ रहना है, तो डर के मारे रिद्धिमा की बुरी हालत हो गई। वह शुरू दिन से ही मुस्कान से डरती थी, पर उसके और कहीं जाने का जगह भी तो नहीं था। उसे बस इतनी चैन था कि मुस्कान के पास रहने पर अरमान उसकी खोज खबर लेता रहेगा। अरमान ने बताया था कि मुस्कान और निकिता जिस वीमेन हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और उसकी ओनर बहुत स्ट्रिक्ट है। उनकी परमिशन के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। मर्दों को तो वह अंदर जाने ही नहीं देती। पूरे हॉस्टल में कैमरा लगा हुआ है जिससे पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। साथ ही अरमान ने अपने सबसे होनहार कुत्ता मैक्स को रिद्धिमा के साथ भेजने का निर्णय लिया। रिद्धिमा बस अरमान की बातें सुन रही थी। कुछ कहना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं है कि वह अरमान के दोस्त के पास रहे। उस हॉस्टल की ओनर अरमान को अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि कुछ महीने पहले उसकी एक सर्जरी हुई थी, तब अरमान उसकी अटेंडेंट डॉक्टर था। वह अरमान और उसके दोस्त को बहुत पसंद करती थी, इसलिए अरमान ने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन रिद्धिमा को वहां रहने दिया जाए, तो वो मान गई। पहले तो उन्होंने मैक्स को देखकर भौहें चढ़ाईं, पर अरमान ने जब समझाया कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए रहेगा, तो उसने हामी भर दी। पर मुस्कान मैक्स को देखते ही बिफर उठी और चिल्लाने लगी कि एक तो उसने अरमान की मुसीबत को रहने दे रही है, उसके साथ इस कुत्ते को भी वह अपने कमरे में रखने की अनुमति नहीं दे सकती। अरमान आखिर अरमान है, उसने मुस्कान को मना ही लिया और रिद्धिमा और मैक्स को वहां ले आया। जब अरमान रिद्धिमा को छोड़कर वहां से जाने लगा, उसे लगा कि वह अरमान से जिंदगी भर के लिए बिछड़ रही है और कभी भी उसे देख नहीं पाएगी। उसके दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे और आंसुओं का गुबार बाहर निकलना चाहता था, जिसे रिद्धिमा ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। अरमान रिद्धिमा के कमरे में आया और चारों तरफ देखा और पाया उसने कितने यत्न से कमरे को सजाया था। उसे लग रहा था अभी भी रिद्धिमा की खुशबू उस कमरे में है। उसने अलमारी खोली और पाया रिद्धिमा ने सब चीज वहां छोड़ दिया था, सिर्फ कपड़े ले गई थी। उसने करघनी हाथ में ली, उस पर हाथ फेरा और वो दिन याद आ गया जब रिद्धिमा उसकी बाहों में थी।
अरमान अपने कमरे में आया और अपने बेड पर ढह गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ फिल्म की भांति घूम रहा था। उसने याद किया जब उसने पहली बार रिद्धिमा को देखा था और दिल में कुछ महसूस किया था। जब डॉक्टर शशांक ने रिश्ते की बात की तो वह कितना खुश था। उसे तो सारा जहान ही मिल गया था। पर जब रिद्धिमा उसे छोड़कर चली गई तो वह सन्न रह गया था और उसका सारा गुस्सा रिद्धिमा के लिए था। उसे लग रहा था रिद्धिमा उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बनाकर गई थी। पर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि इसमें शशांक सर की भी गलती थी। रिद्धिमा का यह हक है कि वह किसी और को चाहे और उसे अपना जीवन साथी बनाए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, अरमान ने यह भी महसूस किया कि वह रिद्धिमा को भूल नहीं पाया है। पता नहीं उसे क्यों लगता था कि वह एक दिन जरूर लौटकर आएगी और उसके मिलने के बाद अरमान खुद के दिल को निरर्थक ही काबू में करने की कोशिश करता रहा। और वह मंगलसूत्र पर नहीं, अरमान इस बार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक रिद्धिमा कुछ नहीं कहेगी वो चुप ही रहेगा। और अभी तो उसे पता भी नहीं कि रिद्धिमा के साथ हुआ क्या था। वो किससे भाग रही है, उसके प्रेमी का क्या हुआ। इन चीज़ों की जानकारी जब तक ना मिले अरमान को चैन नहीं मिलेगा। वह बिस्तर से उतरकर अपना अलमीरा खोला और जहाँ रिद्धिमा के दुल्हन बने ढेर सारे फोटोज थे, वह बोल उठा, बस रिद्धिमा बहुत हुआ, अब मेरे प्यार का इम्तिहान मत लो। अरमान कैंटीन में खोया खोया बैठा था। मुस्कान आई और उसके पास बैठी, पर अरमान ने ख्याल नहीं किया। मुस्कान उसे घूरते हुए बोली, इसे देखो, बिना लैला के मजनू बना हुआ है। अरमान का ध्यान उसकी तरफ गया और वो पूछा, कैसी है? मुस्कान ने भोलेपन से जवाब दिया, कौन? अरमान ने उत्तर दिया, तू। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, आज तक तूने मुझसे ये सवाल नहीं किया, आज क्या हुआ? अरमान उठता हुआ बोला, उफ, तुझसे तो बात करना मुश्किल है। मेरी ड्यूटी है, जा रहा हूँ। मुस्कान हंसते हुए बोली, अबे मजनू, तेरी लैला बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत ले। अरमान बोला, उसका नाम लैला नहीं रिद्धिमा है और मैंने सुबह ही उसके बारे में निक्की से पूछ लिया था। ये सुनते ही मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोली, ये क्या हाल बना लिया है अरमान तूने? एक दिन ही हुए हैं और इतना तड़प रहा है। याद रख वो शादीशुदा है। राहुल अंदर आता हुआ बोला, मुस्की, रिद्धिमा कैसी है? मुस्कान उसे देखते हुए बोली, बात क्या है, सब रिद्धिमा को पूछ रहे हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं। राहुल हाथ हिलाता बोला, तुझे क्या होगा, खा पी कर मोटी होती जा रही है दिन पर दिन। मुस्कान झल्लाते हुए बोली, ठीक है वो लड़की, पर कोई इतना चुप कैसे रह सकता है? कल से सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे रही है। राहुल बोला, उसकी संगत में रहकर तू शायद सुधर जाए, फिर मैं शादी के बाद शांति से जी सकूंगा। मुस्कान बोली, सोचियो भी मत। वैसे मैं वादा करती हूँ कि इस लड़की को मैं सुधार दूंगी और कुछ दिन बाद उसके मुंह से मेरे मेरे जैसे बोल फूटेंगे। अरमान उसकी बात पर मुस्कुरा उठा और सोचा, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ मुस्कान। तू ये करके दिखा, मैं तेरा एहसान मानूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। अरमान के पेरेंट्स लौट आए थे और अरमान उनके साथ थोड़ा व्यस्त हो गया था। हॉस्पिटल में भी काम बढ़ जाने की वजह से वह रिद्धिमा से मिलने नहीं जा पाया था। पर मुस्कान और निकिता से हर दिन उसके बारे में पूछता था और वह ठीक है जानकर निश्चिंत होता था। अरमान ने मुस्कान और निकिता को कह दिया था कि उसे बाहर न ले जाएं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रिद्धिमा को फिर से कोई प्रॉब्लम हो। वैसे रिद्धिमा खुद बाहर नहीं जाना चाहती थी, ये बात निकिता ने अरमान को बताई थी। आज सुबह सुबह ही मुस्कान ने अपने सभी दोस्तों को कैंटीन में मिलने को बुलाया था। उसका कहना था, बहुत ज़रूरी बात है जो उसे अभी बतानी है। अरमान, अभिमन्यु, अतुल, राहुल सभी वहां जल्दी पहुंच गए और देखा कि मुस्कान मजे से पिज्ज़ा खा रही है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या बात हुई मुस्की? तूने हमें सुबह सुबह फ़ोन किया और हमने नाश्ता भी नहीं किया और आ गए और तू मजे से पिज्ज़ा ठूस रही है। मुस्कान बोली, तो मैंने कब कहा कि मैं पार्टी दूंगी? अंजलि बोली, ये गलत बात है मुस्की, मैं अपना योग क्लास छोड़कर आई, कुछ इम्पोर्टेंट होगा सोचा था। मुस्कान बोली, इम्पोर्टेंट ही है, पर मुझे पहले खा लेने दे, कल रात से भूखी हूँ। मैंने कल पिज्ज़ा मंगवाया था, ये साला कुत्ता मैक्स चट कर गया। अरमान बोला, उसे पिज्ज़ा बहुत पसंद है मुस्की, तो उसे बिना दिए कैसे खा सकती है? मुस्कान बोली, परेशान कर रखा है तेरे कुत्ते ने, उसे मेरे ही कमरे में रहना है, मेरे ही बेड पर सोना है। और अभिमन्यु बोल पड़ा, मुस्कान, अगर कुत्ते के बारे में बात करनी है तो मैं चलता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी थी, अभी घर जाकर मुझे सोना है। मुस्कान उसे देखते हुए बोली, ठंड रख, बताती हूँ। और अरमान, तू सबके लिए नाश्ता मंगा और मेरे लिए एक जिंजर गार्लिक ब्रेड। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी जबरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मुस्कान हाथ हिलाती हुई बोली, तेरे उस मेहमान के बारे में ही बताने वाली हूँ। अरमान ने उसकी तरफ देखा और चिंतित स्वर में बोला, कोई प्रॉब्लम है? मुस्कान बोली, तू टेंशन मत ले, बताती हूँ। अरमान ने नाश्ते का ऑर्डर किया और सब मुस्कान की तरफ देखने लगे।
मुस्कान ने अरमान की तरफ देखा और बोला, सॉरी अरमान, पहले ही बता देती हूँ, कल मैं और निकिता रिद्धिमा को शॉपिंग मॉल ले गए थे। यह सुनते ही अरमान उछल पड़ा और नाराजगी के साथ बोला, मैंने मना किया था ना। मुस्कान जल्दी से बोली, ठंड रख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ अच्छी बात हुई, वही बताने वाली हूँ। सब उसे देखने लगे। अभिमन्यु को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन बातों में, इसलिए वह टेबल पर ही सर रखकर सो गया। मुस्कान उसकी तरफ देखकर बोली, बड़ा बोरिंग है ये, पता नहीं निकिता कैसे निभाएगी इसके साथ। राहुल बोला, तू आगे बता। मुस्कान बोली, हाँ तो रिद्धिमा नहीं जाने वाली थी पर मुझसे डरती है, शायद इसलिए हाँ कह दी। हमने पास के मॉल में ही कुछ खरीदारी की और फिर वापस आने ही वाले थे कि अचानक रिद्धिमा बहुत डरी हुई दिखने लगी। वह पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रही थी और निकिता को कह रही थी घर चलना है। मैंने देखा वो पसीना पसीना हो रही थी और कांप भी रही थी। मेरे पूछने पर वो सिर्फ इतना बोली कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो निकिता ने अपनी कार एक दूसरे रास्ते से हॉस्टल ले आई और हमें कोई पीछे नहीं दिखा। अरमान ने टेंशन भरे स्वर में पूछा, तुमने सही से देखा ना मुस्की? मुस्की बोली, हाँ रे। तो यूं हुआ कि रिद्धिमा डरी हुई थी तो मैंने कल रात उसे अपने पास सुलाया। बीच रात को अचानक वो नींद में चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, विवेक मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अरमान उठकर खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में पूछा, वो ठीक तो है ना? मुस्कान बोली, ठंड रख यार, मेरी पूरी बात सुन। तो मैंने निकिता को बुलाया और हम दोनों ने पूछा कि क्या बात है, वह इतनी डरी हुई क्यों है और ये विवेक कौन है। पर वह फिर पहले जैसी चुप हो गई और सिर्फ आंसू बहाने लगी। सब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, सिर्फ अभिमन्यु खर्राटे मार रहा था। मुस्कान थोड़ी रुकी, सबको एक बार देखा, फिर बोली, फिर मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। राहुल ने पूछा, क्या? मुस्कान मुस्कुराती हुई बोली, मैंने उसे अरमान की कसम दी और कहा कि उसे सब बताना ही पड़ेगा। सब उसका चेहरा देखते हुए एक साथ बोल पड़े, हैं? मुस्कान मुस्कुराई और बोली, हाँ जी, और मेरी मानो चमत्कार हो गया। रिद्धिमा ने रोते हुए सब बता दिया उसके साथ क्या हुआ था। सब उसकी तरफ उत्सुकता के साथ देखने लगे। मुस्कान ने रिद्धिमा के अरमान के घर से भागने से लेकर जो जो घटना घटी थी सब बताया। सब सांस रोककर सुन रहे थे। मुस्कान के चुप होने पर अंजलि बोली, अपनी एक गलती के कारण बेचारी ने बहुत तकलीफें उठाई। अतुल बोला, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो तो शादीशुदा है, उसके गले में मंगलसूत्र किसके नाम का है? अंजलि बोली, तुम भी ना अतुल। अब पूरी कहानी सुनने के बाद साफ पता चल रहा है कि रिद्धिमा ने अरमान का मंगलसूत्र पहना हुआ है, वो अभी भी अरमान की पत्नी है। अतुल इतना सुनते ही बोला, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। सबने एक साथ अरमान की ओर देखा जो आराम से कॉफी पी रहा था। राहुल बोला, क्या बात है अरमान, तुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई? तुझे तो बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं हुआ? अरमान कॉफी का घूंट लेता हुआ बोला, क्योंकि मुझे ये पहले से ही पता है, मैं जब उसका मंगलसूत्र ठीक करवाने के लिए ले गया था तब से। मुस्कान ने पूछा, कैसे? मंगलसूत्र तो एक जैसे ही होते हैं और अगर अलग हों भी तो तू कैसे पहचान गया? 1 साल पुरानी बात है। अरमान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पर ये मंगलसूत्र थोड़ा अलग है, इसके पेंडेंट पर AR लिखा हुआ है, बहुत ही छोटे अक्षर में। रिद्धिमा ने शायद कभी ख्याल ही नहीं किया। सबका मुंह ये सुनकर खुला का खुला रह गया। मुस्कान बोली, इसीलिए तू उसका इतना ख्याल रख रहा था? अरे यार, जब पता ही था तो डायरेक्ट बात करनी थी ना। अरमान बोला, क्या बात करूं मुस्की, कि रिद्धिमा तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? निक्की बोली, हाँ, यही पूछना था ना। अरमान ने ना में सिर हिलाया और बोला, जब मुझसे उसकी शादी हुई थी तब उसे मुझसे प्यार नहीं था, तो आज अचानक कैसे हो जाएगा? हो सकता है वो मंगलसूत्र निकालना भूल गई हो, या एक भारतीय लड़की की तरह उसे निकालना अपशुकन मानती हो। मंगलसूत्र से ये कभी प्रमाणित नहीं होता कि वह मुझसे प्यार करती है, और अगर वो मुझे नहीं चाहती तो मैं उसे किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। अंजलि बोली, अरमान सही कह रहा है, उसे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए जब तक कि रिद्धिमा खुद कबूल ना करे कि उसे क्या चाहिए। राहुल बोला, तू बता मुस्की, रिद्धिमा ने क्या कहा? क्योंकि मैं जानती हूँ तूने उससे जरूर पूछा होगा। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं ये तो नहीं पूछा कि वह अरमान से प्यार करती है या नहीं, पर मैंने ये जरूर पूछा कि अगर अरमान उसे अपना ले तो क्या वह उसके लिए तैयार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये पागल उसे चाहता है। अंजलि ने पूछा, उसने क्या कहा? मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अरमान की पसंद इतनी घटिया है, मुझे पता नहीं था। वो लड़की पूरी की पूरी पागल है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि ये सच है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी।
अरमान को ठुकराकर, और अब उसे चाहने लगी है, पर वह ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसे पता है कि अरमान और निकिता मैम एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शायद सगाई भी हो चुकी है। सबने एक साथ कहा, हैं? ये निक्की कहाँ से आ गई बीच में? मुस्कान ने ठहाका लगाते हुए कहा। निक्की और अरमान को साथ देखकर उसे लगा और पक्का विश्वास हो गया निक्की की उंगली में ए लिखा हुआ अंगूठी देखकर। उसे लगता है ये अंगूठी अरमान ने पहनाई है निक्की को। सबने बात को समझने की कोशिश की और अगले पल ठहाका लगाकर हंस पड़े। अभिमन्यु जो खर्राटे ले रहा था, निक्की का नाम सुनते ही चौकन्ना हो गया और उठते हुए बोला, क्या अरमान ने निक्की को कब रिंग पहनाई? ये क्या कह रही है मुस्कान? अरमान ने उसे घूरा, जबकि बाकी सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अंजलि ने पूछा, तूने बात साफ की या नहीं बेचारी को? मुस्कान हंसते हुए बोली, नहीं, निक्की चाहती थी पर मैंने मना किया। मैं चाहती हूँ अरमान खुद उससे कहे। क्यों अरमान? अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, इसीलिए तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तूने सही किया। मैं खुद उसे बताऊंगा कि अरमान मलिक ने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है रिद्धिमा। रिद्धिमा अरमान मलिक। तभी निक्की वहां आती हुई बोली, क्या बात है मुस्कान, ये अभिमन्यु इतना नाराज क्यों है? पूछ रहा है कि मेरा अरमान के साथ क्या चक्कर है? मुस्कान हंसते हुए बोली, बेचारी की नाइट ड्यूटी भारी पड़ रही है। रात भर उल्लू की तरह जागता है और दिन में बुरा सपना देखता है। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, बेचारे को ऐसा मत कह। अच्छा सुन, जब तू वापस घर जाएगी तो थोड़ा फल लेकर जाना। रिद्धिमा का आज उपवास है। उसने कुछ कहा नहीं पर सुबह से कुछ नहीं खाते देखकर मैंने भी अरमान की कसम देकर बात उगलवाई। मुस्कान हंसते हुए बोली, किस चीज का उपवास रखी है पागल ने? निक्की बोली, ठीक से पता नहीं मुझे, कुछ करवा चौथ कह रही थी। यह सुनकर अरमान की आंखें चमक उठी। वह बोला, मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी है। और मुस्कान, शाम को आऊंगा तेरे हॉस्टल। मुस्कान ने उसे छेड़ते हुए पूछा, किससे मिलने? अरमान मुस्कुराते हुए स्मार्टली जवाब दिया, अपनी पत्नी से। राहुल ने यह सुनकर जहां सीटी मारी वहीं मुस्कान का मुंह खुला का खुला रह गया। रिद्धिमा मुस्कान की आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा और पाया अरमान वहां खड़ा था। रिद्धिमा का दिल धक से रह गया। उसे लगा मुस्कान ने सारी बात जरूर बता दी होगी और अब वह अरमान से आंखें नहीं मिला सकती थी। अरमान ने क्या सोचा होगा उसके बारे में कि कैसी लड़की है जो उसे छोड़कर किसी और के लिए भागी थी और आज उसका ही आसरा मांगना चाहती है। अरमान अंदर आया और सोफे पर बैठता हुआ पूछा, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा नजरें नीची करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आंटी बुला रही थी। मुस्कान उसका हाथ पकड़कर बिठाती हुई बोली, आंटी को तो तुझे देखते ही काम याद आता है और तू भी बुद्धू जैसा करती जाती है। आज तू कुछ नहीं करेगी? सुबह से कुछ नहीं खाया तूने? अरमान अनजान बनता हुआ पूछा, क्या बात है, तुमने खाया क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? रिद्धिमा जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही। अरमान ने उसे देखा और कहा, ओके, मानो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुस्कान अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करती हुई बोली, अरमान तू आया है, बड़ा अच्छा हुआ। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है पर मैंने सुना है फास्ट रखो तो मंदिर जाना चाहिए और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लंबी नींद लेनी है, तू ले जाना रिद्धिमा को। अरमान सर हिलाता हुआ बोला, हाँ ठीक है, मैं और रिद्धिमा थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ साथ। रिद्धिमा ने आश्चर्य से अरमान की ओर देखा पर मुस्कान बोली, तुझे टाइम स्पेंड करने को नहीं कहा मैंने, इसे मंदिर ले जाने को कहा है। अरमान ने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाया और रिद्धिमा को कहा, मैं कार में हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। कहकर वह रिद्धिमा को असमंजस में छोड़कर चला गया। रिद्धिमा कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, फिर जैसे मुस्कान की आवाज़ सुनकर होश में आई, तू अब तक खड़ी है, जल्दी जा और जल्दी मत आना, मुझे लंबी नींद सोना है। उसके कार में बैठते ही अरमान ने पूछा, कौन से मंदिर जाना है? रिद्धिमा धीरे से बोली, कोई भी। उसका दिल कह रहा था, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है अरमान, तुम्हें देखते ही मेरा व्रत पूरा हो गया। अरमान उसे देवी मंदिर ले गया और दोनों ने वहां देवी माता के दर्शन किए। फिर रिद्धिमा वहां फल और मिठाई चढ़ाने के बाद बाहर आई तो अरमान ने उसे प्रसादी देते हुए कहा, पहले इसे खा लो, सुबह से भूखी हो, कहीं चक्कर ना आ जाए। रिद्धिमा ने सुकचाते हुए अरमान के हाथ से मिठाई ली पर उसका दिल खुशी से झूम रहा था। जब अरमान ने उसे अपनी बोतल से पानी पीने को दिया तो उसे लगा उसका व्रत पूरा हो गया। उसने अरमान के लिए व्रत रखा था और उसके हाथों से ही उसे व्रत तोड़ते हुए पानी पिया था। अरमान उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा व्रत तो पूरा हो गया ना? रिद्धिमा के सिर हिलाने पर वह बोला, तो चलो, आज तुम्हें मैं मेरी पसंद का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में ले जाऊंगा। वो जब रेस्तरां से बाहर निकले तो देखा बूंदाबांदी हो रही थी। अरमान उधर देखता हुआ बोला,
मौसम अच्छा है, मैं तुम्हें मेरी पसंद की जगह ले जाऊंगा, जाओगी ना? रिद्धिमा के दिल ने कहा, तुम जहाँ ले चलोगी लगे वहीं जाऊंगी अरमान। पर उसने कहा, बारिश आने वाली है। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, बारिश में वो जगह और भी खूबसूरत बन जाती है। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज उसका दिल भी सारे बंधन तोड़कर उड़ना चाहता था। अरमान जब उसे उस जगह पर ले गया तो वह बोल उठी, अरे ये तो जुहू बीच है, ये मेरी भी फेवरेट है। मैं जब छोटी थी मम्मा और पापा के साथ आया करती थी यहाँ। अरमान बोल उठा, बारिश में यहाँ आने का मज़ा कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भीड़ ही नहीं रहती। दोनों समंदर के किनारे धीरे धीरे पग उठाते चलने लगे। अरमान एक जगह रुक गया, जहाँ बहुत सारे बड़े पत्थर पड़े थे। वो वहाँ एक पत्थर पर बैठता हुआ बोला, तुम्हें पता है रिद्धिमा, जब भी मैं दुखी होता, मेरा दिल घबराता, यहाँ आ जाता हूँ। रिद्धिमा की दिली ख्वाहिश हो रही थी कि अरमान के पास जाकर बैठे, पर शर्म के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी खड़ी समंदर को देखने लगी। अचानक उसका ध्यान टूटा अरमान की आवाज़ से। आज तो करवा चौथ है, किसके लिए व्रत रखा था तुमने? रिद्धिमा इतना सुनते ही चौंक गई। वह समझ गई कि अरमान को करवा चौथ पता है। उसकी आवाज़ कांप उठी। वो मैं अरमान की गंभीर आवाज़ गूंजी। क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकता हूँ जिसे तुम इतना प्यार करती हो कि जिसके लिए सुबह से पानी तक नहीं पिया? रिद्धिमा ने देखा, अरमान ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ रुंध गई और वह सिसकने लगी। अरमान उसके कंधों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसी तरह पूछा, क्यों रिद्धिमा, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्यों इस मंगलसूत्र को 1 साल से अपने साथ रखा है, जिसके बंधन को तुमने खुद तोड़ा था? क्यों उस इंसान के लिए व्रत रख रही हो जो तुम्हारा कोई नहीं लगता? रिद्धिमा अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। पर अरमान ने फिर से कहा, क्यों रिद्धिमा, क्यों तुम हमारे रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाई हो? क्यों तुम अभी तक अपने एहसास को व्यक्त नहीं कर पा रही हो? रिद्धिमा सिसकते हुए बोली, डर लगता है, डर लगता है। मेरे दिल में उठते जज्बात को व्यक्त करने में डर लगता है मुझे। जिस इंसान को मैंने धोखा दिया, जिसके रुतबे को बर्बाद कर दिया, जिसके दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई, उसका मुझसे नफरत करना लाजमी है। मैं तुम्हारी नफरत के ही काबिल हूँ अरमान। अरमान रुधे स्वर में बोला, उसे कैसे नफरत करूं रिद्धिमा, जिससे मैंने कभी प्यार किया था? उससे कैसे नफरत करूं जिसके गले में कभी प्यार का मंगलसूत्र डाला था? अचानक रिद्धिमा अरमान के पैरों पर झुकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो अरमान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। जानती हूँ माफी के काबिल नहीं हूँ, पर अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और बाकी जिंदगी इस खुशी के साथ काट लूंगी कि मुझे तुमसे माफी मिल गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बेस्ट लड़की मिलनी चाहिए तुम्हें। अरमान उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए पूछा, तो ये भी बता दो कि मेरे लिए बेस्ट कौन है? रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, डॉक्टर निकिता। अरमान हंसते हुए बोला, तो उसके मंगेतर डॉक्टर अभिमन्यु का क्या होगा, जिसने बड़े प्यार से उसकी अंगुली में अपना नाम की अंगूठी पहनाई है? रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, वह डॉक्टर अभिमन्यु की मंगेतर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मेरे लिए कौन बेस्ट है ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए वही बेस्ट है जो मेरे लिए व्रत रखती है, मेरे प्यार का मंगलसूत्र जिसके गले में है। रिद्धिमा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। अरमान उसके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में लेते हुए फुसफुसाया, मैंने सही कहा ना? रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता। अरमान ने उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखा, जिसके गुलाबी होंठ घबराहट के मारे थरथरा रहे थे। रेशमी बाल हवा से बिखर कर उसके खूबसूरत गालों को चूमकर बदमाशी कर रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और घनी काली काली पलकों से ढकी हुई थीं। अरमान धीरे से बोला, आंखें खोलो रिद्धिमा, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर रिद्धिमा ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, डर लगता है, कहीं ये सपना ना हो। अचानक बादल जोर से गरज उठे और बरसात होने लगी। रिद्धिमा डर कर अरमान से लिपट गई। अरमान हंस पड़ा और शरारती अंदाज में बोला, अब समझ में आया ये बादल इतनी जोर से क्यों गरजता है? रिद्धिमा जल्दी से खुद को अलग करते हुए पूछी, क्यों? अरमान ने अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझ जैसे बेचैन आशिक के लिए, जिसका प्यार शर्म से उसके पास नहीं आता है। रिद्धिमा शर्माते हुए खुद को अलग किया, पर अरमान उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शरारती अंदाज में पूछा, अब तो बता दो मैं तुम्हारा कौन हूँ? रिद्धिमा नजरें झुकाते हुए बोली, तुम मेरे भगवान हो अरमान। अरमान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। रिद्धिमा फिर से नजरें झुकाते हुए बोली, तुम मेरे अरमान हो, मेरे दिल के अरमान। अरमान कुछ सोचता हुआ उत्तर दिया, ये उतना बुरा नहीं है। दोनों उसी तरह कुछ देर बारिश में खड़े रहे। फिर अरमान ने अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी।
पर रिद्धिमा उसी तरह सर झुकाकर खड़ी रही। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, ओके, अब मैं बताऊं तुम मेरी क्या हो? रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा। अरमान ने समंदर की ओर दिखाते हुए कहा, ये समंदर इतना खूबसूरत क्यों लगता है तुम्हें? पता है रिद्धिमा, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? ये बड़ी बड़ी ऊंची लहरें जो इसे खूबसूरत बनाती हैं, नए नए रंग भरती हैं। तुम भी मेरे लिए वही मायने रखती हो रिद्धिमा। मैं तो एक ठहरा हुआ पानी की धारा हूँ जिसकी जिंदगी को खूबसूरत तुम बनाती हो। मैं एक दरिया हूँ जहाँ तुम्हें खुशियों की लहरें भरनी हैं। ऐसा होगा ना रिद्धिमा? रिद्धिमा ने सिर हिलाया और उससे लिपट गई। अरमान उसके कपोल पर एक चुंबन अंकित करते हुए गुनगुना उठा, जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, कि रब से है मांगी ये ही दुआ, तू हाथ की लकीरें थाम ले। रिद्धिमा खुद को उससे अलग करते हुए गा उठी, चुप हैं बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू ही कह दे जो बात मैं कह ना सकूं। अरमान उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में भींचता हुआ गुनगुना उठा, तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, कि संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं। रिद्धिमा किचन में कुछ स्पेशल बनाने में जुटी थी। आज मुस्कान, निकिता के साथ ही हॉस्टल की सारी लड़कियां हॉस्टल में थीं और वीमेंस डे सेलिब्रेट कर रही थीं। रिद्धिमा के साथ सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ें रिद्धिमा बना देती थी। हॉस्टल की ओनर मिस सेन भी उससे बहुत खुश रहती थीं क्योंकि रिद्धिमा उनका काम कर देती थी। कुछ दिनों से रिद्धिमा को अरमान शाम को बाहर घुमाने ले जाया करता था और थोड़ी देर बाद हॉस्टल छोड़ जाया करता था। इस बात को लेकर हॉस्टल की सभी लड़कियां उसे चिढ़ाया करती थीं। कोई लड़की कहती, इस हैंडसम के बारे में पता होता तो मैं सेन आंटी से बात करके इसे जरूर फंसा लेती। कोई कहती, इसका कोई भाई है क्या रिद्धिमा, मेरी भी किस्मत चमका दे। कोई अफसोस के साथ कहती, हम रिद्धिमा जैसी खूबसूरत थोड़े ना है जो अरमान जैसा हैंडसम मिलेगा। रिद्धिमा यह सुनकर शर्म से लाल हो जाया करती थी। वह उनसे बचने के लिए किचन में समय बिताया करती थी क्योंकि वो हर रोज कुरेद कुरेद कर पूछती कि वो शाम को कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं। रिद्धिमा उन खूबसूरत पलों में खो गई जो अरमान के साथ बिताया करती थी। दोनों उसी जगह पर ज्यादातर जाते थे जहां दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया था। अरमान वहां चट्टान पर बैठता हुआ रिद्धिमा का हाथ पकड़कर खींच कर बैठा था क्योंकि रिद्धिमा को अब भी झिझक होती थी, पर अरमान कभी भी नज़दीकियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था और रिद्धिमा खुद को अरमान के नज़दीक बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। दोनों घंटों बातें किया करते थे, अपने बचपन की बातें, दोस्तों की बातें, पापा मम्मी की बातें, और ऐसे समय गुजर जाता मानो उन्होंने अभी अभी अपनी बातें शुरू की हों। रिद्धिमा अरमान की बातें सुनते हुए ऐसे खो जाती थी कि लगता था कि वह कहता जाए और वह इसी तरह सुनती जाए। अरमान उसकी पसंद नापसंद पूछता, मम्मा पापा की बातें पूछता, पर उसने कभी भी रिद्धिमा के पिछले 1 साल के बारे में नहीं पूछा। और यह रिद्धिमा के लिए चैन की बात थी क्योंकि उसके याद से ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। आजकल उसे ऐसा लगने लगा था वो और अरमान पता नहीं कितने साल के बिछड़े हुए प्रेमी हों और आज मिले हों, और पिछला 1 साल कोई बुरा सपना हो जो अब वह याद नहीं करना चाहती थी। अरमान की बातें वह जितना सुनती उसके प्यार में डूबती जाती। वह अपने पापा मम्मी के बारे में भी बताया करता था और रिद्धिमा को आश्वस्त किया करता था कि वो रिद्धिमा को जरूर अपना लेंगे। उसने एक दिन बताया था कि डॉक्टर शशांक ठीक हैं, पर जब ठीक टाइम आएगा वो उनके पास उसे ले जाएगा, और रिद्धिमा को अरमान की बातों पर पूरा विश्वास था। कभी कभी रिद्धिमा बात करते करते कहीं खो जाती और अचानक जैसे डर सी जाती, तो मानो अरमान उसके दिल की बात समझ जाता और अपने हाथों में उसका हाथ लेते हुए कहता, जो हुआ भूल जाओ रिद्धिमा। रिद्धिमा कुछ जवाब नहीं देती, बस अरमान के कंधे पर सर रखकर बैठी रहती। एक दिन अचानक अरमान ने कहा, रिद्धिमा हम एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम संजीवनी में मिले हैं, हमें प्यार हो गया है और छुप छुप के मिल रहे हैं। कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। पर रिद्धिमा ने पूछा, छुप छुप के क्यों? अरमान उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, क्योंकि डॉक्टर शशांक को मैं पसंद नहीं ना। रिद्धिमा ने मन में सोचा, काश ऐसा होता कि मुझे तुमसे प्यार हो जाता। पर वह प्यार से उसे देखते हुए बोली, पापा तुम जैसे इंसान से गुस्सा होंगे, मैं मान नहीं सकती। अरमान सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ ये बात भी है, जब तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मैं बुरा हो ही नहीं सकता। रिद्धिमा यह सुनकर मुस्कुरा पड़ी। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, सोच रहा हूँ मुझ में क्या बुराई है जो सर को पसंद नहीं है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम में कोई बुराई है ही नहीं,
अरमान ठहाकर लगाकर हंसते हुए बोला, तुम सचमुच मेरे प्यार में डूब चुकी हो रिद्धिमा। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। रिद्धिमा ने मन में सोचा, यही तो मेरा विवेक के साथ हुआ था। पर अब मैंने यह सही इंसान को पहचाना है अरमान। तुम सच में इस दुनिया के बेस्ट इंसान हो। अरमान कोई जवाब ना पाकर उसके गालों पर हाथ फेरा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझ में एक बुराई है, हॉस्पिटल में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, ये कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ सब तुम्हें कितना पसंद करते थे, लड़कियां तो मरती थी तुम पर। अरमान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और मैं जिस पर मरता था वो मुझे घास भी नहीं डालती थी। रिद्धिमा सर झुकाते हुए धीरे से बोली, सॉरी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए शरारती अंदाज में बोला, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा रिद्धिमा मलिक। रिद्धिमा अचानक से कांप गई, पर अरमान उसके दिल की बात समझते हुए उसकी हथेली पर चुंबन अंकित करते हुए बोला, डरो मत रिद्धिमा, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। रिद्धिमा आंखों में आंसू लिए उससे लिपट गई। रिद्धिमा ने गलती से गरम तवे को हाथ लगाया और उसका ध्यान टूट गया और वह वर्तमान में लौट आई। उसने ख्याल किया हॉल से आने वाली आवाज बंद हो चुकी थी और एक सन्नाटा जैसा छा गया था। उसने सब डिशेज बना लिया था, इसलिए सोचा सबको इन्फॉर्म कर दें, और जैसे ही जाने को मुड़ी आतंकित होकर चिल्ला उठी। वो सामने खड़ा था, वही शैतानी चेहरा, वही शैतानी मुस्कुराहट, पर उसकी आंखें जैसे जल रही थीं। रिद्धिमा का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वह वहां से भागना चाहती थी, पर इतना कांप रही थी कि लग रहा था बेहोश होकर गिर जाएगी। विवेक उसके सामने रास्ता रोके खड़ा था। रिद्धिमा को इतनी ठंड में भी पसीने आने लगे थे और उसकी आवाज जैसे बंद हो गई थी। विवेक उसकी तरफ बढ़ रहा था और वह पीछे हट रही थी, पर जानती थी वह विवेक के हाथों से बच नहीं सकती थी। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थीं और एक ही नाम उसे याद आ रहा था, अरमान। विवेक उसके पास आ चुका था और उसके गाल को छूते हुए कर्कश आवाज में बोला, अले रिद्धिमा गुप्ता, डर लग रहा है, इसी विवेक से टूट कर प्यार करती थी ना तू। रिद्धिमा कांपते हुए आवाज में बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ। विवेक पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हें मिस कर रहा था डार्लिंग, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आखिर तू मिल ही गई। रिद्धिमा खुद के डर को काबू में करते हुए कांपती आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। विवेक ठहाका लगाकर हंस पड़ा और डरने का नाटक करता हुआ बोला, अली मैं तो डर गया। कौन रोकेगा मुझे, तेरा वो डॉक्टर अरमान। वो तो 2 दिन के लिए सिंगापुर गया है ना, और जब तक वापस आएगा तुझे मैं वहां पहुंचा दूंगा जहां तुझे होना चाहिए। रिद्धिमा समझ गई कि कमीने विवेक सारी जानकारी लेकर ही यहाँ आया है, पर उसे अरमान ने बार बार यही सिखाया था कि ऐसे सिचुएशन में अपने दिमाग से काम लेना है, डरना बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह किसी तरह हिम्मत जुटाती हुई बोली, यहाँ अरमान की जरूरत नहीं है, यहाँ की लड़कियां ही काफी हैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। विवेक कह कहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, लड़कियों को हम चूहिया कहते हैं। दाना डालो और फांस लो। सारी चूहियां मेरे आदमियों के कब्जे में हैं और मैंने देखा कुछ बहुत हॉट हैं। तेरी वो डॉक्टर मुस्कान और डॉक्टर निकिता काफी अच्छा माल है। मैं तो माला माल हो जाऊंगा रे। रिद्धिमा को ऐसा लगा कि उसके मुंह पर थूक दे। विवेक बात करते हुए उसके करीब आ रहा था और वह जानती थी कि आज उसे खुद की मदद करनी होगी इस भेड़िए से बचने के लिए। मुस्कान उसे बार बार यही समझाती थी कि अपनी मदद खुद करोगी तभी आगे बढ़ पाओगी रिद्धिमा। अपने मन का डर हटाओ और वह कमीना सामने आ जाए तो खुद को तैयार रखो उसका डटकर मुकाबला करने को। रिद्धिमा पीछे हटते हुए गैस टेबल तक पहुंच चुकी थी, जहां मसाले का डिब्बा रखा हुआ था, और उसे अच्छी तरह पता था कि कहाँ क्या रखा हुआ था। हर हफ्ते इस हॉस्टल में मिस सेन एक क्लास लेती थी जिसमें वह सिखाती थी कि लड़कियों को किस तरह घरेलू सामान या घर के छोटे मोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को बचाना है। उसने देखा विवेक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, अब उसे किसी तरह विवेक का ध्यान हटाना था, इसलिए चिल्ला उठी, अरमान को जब पता चलेगा वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विवेक इतना सुनते ही गुस्से से जल उठा और रिद्धिमा के बाल पकड़ता हुआ गरजा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, देख लूंगा तेरे उस आशिक को भी। विवेक उसके बिल्कुल करीब था और रिद्धिमा को ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला था। उसने लाल मिर्ची का डब्बा उठाया और विवेक को मुंह पर दे मारा, और एक ही पल में सारा का सारा मिर्च पाउडर विवेक की आंखों में, मुंह में और नाक में चला गया था और उसके चीखते हुए रिद्धिमा को छोड़ दिया। उसने रिद्धिमा ने बेलन उठाया और विवेक के सर पर अपनी पूरी ताकत से दे मारा। विवेक जमीन पर गिर चुका था और मिर्ची के जलन के दर्द के मारे चीख रहा था। रिद्धिमा अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ पड़ी और बाहर आकर दरवाजे को लॉक किया और हॉल की तरफ दौड़ी। दूसरी तरफ विवेक के आदमियों ने हॉल की लड़कियों को अपने कब्जे में पकड़ रखा था।
रिद्धिमा जब किचन में बिजी थी तब हॉल में ये लोग अचानक घुस आए और सबको कब्जे में ले लिया था। विवेक ने उन लड़कियों को कहा था कि उसे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस उसे रिद्धिमा चाहिए। वो कहाँ है बता दे तो वो सबको छोड़ देगा। सभी लड़कियों में स्नेहा थोड़ी डरपोक थी, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए बता दिया कि रिद्धिमा किचन में है। विवेक के जाने के बाद उसके आदमियों ने लड़कियों से कहा कि वो चुपचाप रहें, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी थीं, पर मुस्कान और निकिता के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जानती थी कि आज अगर वो चुप रहीं तो विवेक रिद्धिमा को लेकर चला जाएगा और फिर उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन आदमियों ने जब देखा लड़कियां डर के मारे चुपचाप खड़ी हैं तो वो निश्चिंत हो गए और आपस में बातें करने लगे। वो इस काम में एक्सपर्ट थे और उन्हें पता था कि ज़्यादातर लड़कियां कमज़ोर होती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस हॉस्टल की हर एक लड़की जूडो कराटे में एक्सपर्ट है। उन्हें बातचीत में बिजी देखकर मुस्कान और निकिता एक और दूसरी लड़कियों ने आंखों ही आंखों में प्लान बना लिया और अचानक मुस्कान उस आदमी पर कूद पड़ी जिसने स्नेहा के माथे पर पिस्तौल लगा रखा था। वह आदमी हड़बड़ा गया और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। निकिता ने उसे उठा लिया और जब तक वो लोग कुछ समझ पाते सभी लड़कियां उनके साथ भिड़ चुकी थीं। कुछ देर में लड़कियों ने उन लोगों को कब्जे में ले लिया और अचानक पासा पलट गया और एक बदमाश जिसके पास पिस्तौल था मुस्कान को अपनी पकड़ में लेते हुए चिल्लाया, चुपचाप मेरे आदमियों को छोड़कर पिस्तौल फेंकते हुए लाइन में खड़ी हो जाओ, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। लड़कियां को असमंजस में देखकर मुस्कान बोली, ऐसा मत करना गर्ल्स, वरना रिद्धिमा को वो ले जाएंगे। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देख रही थीं। उस बदमाश ने काउंट डाउन करना शुरू कर दिया और अचानक बड़े जोर की आवाज हुई और वह आदमी अपना हाथ पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। लड़कियों ने देखा मैक्स, जो बेड के नीचे छुपकर सब देख रहा था, उसने आक्रमण कर दिया और गरज रहा था। वह उस आदमी की छाती पर चढ़कर बैठा था और दाहिने हाथ को अपने जबड़े में दबा रखा था। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश मैक्स, आज से तो तू मेरा हीरो है रे। मैक्स ने भी भौं भौं से जवाब दिया पर उस आदमी को नहीं छोड़ा। इसी बीच मिस सेन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब मुस्कान और निकिता किचन की ओर दौड़ पड़ी और गलियारे में निकिता रिद्धिमा से टकराई जो बेतहाशा भागती आ रही थी। उसने उन दोनों को बताया कि उसने विवेक को किचन में बंद कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और मिस सेन के बयान पर सबको पकड़कर थाने में ले गई। विवेक की आंखों की हालत खराब थी, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छी बात यह हुई कि मिस सेन के भाई वहां के पुलिस कमिश्नर थे। मिस सेन ने उन्हें कॉल करके कहा कि इनको किसी तरह की जमानत ना मिले और इन पर रियायत ना किए जाए। मुस्कान के कॉल करने पर राहुल अतुल एम्बुलेंस लेकर आ गए थे और घायल लड़कियों को अस्पताल ले गए। रिद्धिमा अभी भी डरी हुई थी, पर जब मुस्कान ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, अब से तू मेरी शागिर्द बन सकती है। शाबाश रिद्धिमा, हमें तुझ पर गर्व है, तो वह फूली ना समाई। इस बात की खबर मिलते ही अरमान तुरंत वापस लौट आया। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान के हॉस्टल पहुंच गया। रिद्धिमा, जो अब तक उस घटना से उबर नहीं पाई थी, अरमान को देखते ही दौड़ कर गई और उससे लिपट गई। अरमान उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है रिद्धिमा। मुस्कान बोल उठी, ये लो, हमने जो किया उसके लिए तुझे गर्व नहीं है, सिर्फ रिद्धिमा के करने से का गर्व है। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, तुम दोनों के पास रिद्धिमा को छोड़कर जाने की वजह भी यही थी मुस्कान, कि मैं जानता था कि मेरी दोनों दोस्त शेरनी हैं और खुद को बचाते हुए रिद्धिमा का भी बाल बांका नहीं होने देंगी। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स अरमान, पर हमें भी तुझसे गले मिलना है। सिर्फ रिद्धिमा का हक नहीं है जो तुझसे चिपट कर खड़ी रहे। इतना सुनते ही रिद्धिमा अरमान से अलग हो गई, पर अरमान ने उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, मेरी पत्नी है ये, इसका हक पहले है, फिर तुम लोगों का। मुस्कान आंखें दिखाते हुए बोली, ये लड़की मिलते ही तू बड़ा बेशरम बन गया है अरमान। इतना सुनते ही रिद्धिमा छिटक कर अरमान से अलग होकर दूर जाकर खड़ी हो गई और मुस्कान निक्की ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी राहुल और अभिमन्यु अंदर आ गए। अरमान हंसता हुआ बोला, लो, तुम दोनों के को गले लगाने वाले भी आ गए। अभिमन्यु निकिता के पास आकर उससे लिपटता हुआ बोला, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं जान। निकिता हंसते हुए खुद को छुड़ाई और बोली, नहीं अभी, तुम्हारी निक्की इतनी कमजोर नहीं है। अभिमन्यु उसे अपनी बाहों में खींचता हुआ बोला, आई लव यू मेरी जान। अरमान ने कहा, मुस्की, तू भी राहुल के गले मिल ले, इसकी आस थी ना तुझे। मुस्कान ने उसे घूर कर देखा तो वह रिद्धिमा को अपने आलिंगन में लेता हुआ राहुल से बोला, तेरी मुस्की ने इतना बड़ा काम किया है, कभी तो उससे बाहों में लेकर शाबाशी देना सीख राहुल। राहुल हंसता हुआ अपनी बाहें फैलाई, पर मुस्कान बाल झटकती हुई बोली, शेरनी किसी की बाहों में नहीं आती। राहुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा और अरमान से बोला, मुझे यही उम्मीद थी इस पंजाब की शेरनी से। मुस्कान मुस्कुरा उठी और राहुल की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाली।